रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। 3 नवंबर को इमरान ख़ान साहब को गोलियां लगी थी और उसके बाद अब JIT ने तमाम चीज़ें जो पुलिस ने बनाई थी, JIT उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको बेनकाब किया और वो चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं। इनमें जो एक नुक्ता है वो सबसे ज़्यादा अहम है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इमरान ख़ान पर गोलियाँ किसने चलाईं और किस तरीके से वो इस सारे ऑपरेशन को लीड कर रहा था और किस तरीके से ये सारा गेम चल रहा था, तो आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए और वो मोबाइल फ़ोन है DPO गुजरात का। देखिए, कोई तो था जो ये चाह रहा था कि इसको एक रंग दिया जाए, इस कत्ल की कार्रवाई को जिसमें इमरान ख़ान साहब की अल्लाह ताला ने जान बचा ली, इसको एक मजहबी रंग दिया जाए। और मजहबी रंग देने के लिए पहले कुछ बयानात दिलवाए गए मरीम नवाज़ से, ख्वाजा आसिफ से, जावेद लतीफ़ से, मरीम औरंगज़ेब से, कुछ सहाफ़ियों से, राना सनाउल्लाह से पहले बयानात दिलवाए गए। जब उन्होंने बयानात दे दिए तो एक पूरा मोमेंटम बन गया। वो मोमेंटम बनने के बाद इमरान ख़ान साहब को गोलियां मार दी गई और फिर फौरी तौर पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ दरकार थी वो ये थी कि जो गोलियां मारने वाला है उसको गोली मार दी जाए। गोलियां मारने वाले को जब गोली मारने की कोशिश की गई तो रास्ते में मुअज़्ज़म शहीद आ गया और गोली उसको लग गई और वो मौका पर जाँ बहक हो गया। उसके मासूम बच्चों की आपने वीडियो देखी होगी, वो बेचारा पड़ा हुआ था ज़मीन पे और उसके छोटे छोटे बच्चे अपने बाप को उठा रहे थे। उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि लोग क्यों भाग रहे हैं। बहरहाल उनका बच्चों का वालिद जो है वो वहाँ पे शहीद हो गया। अब क्योंकि मुलज़िम गिरफ़्तार हो चुका था तो फौरी तौर पे प्लान B बनाया गया। प्लान B ये बनाया गया कि इस मुलज़िम का एक इंटरव्यू किया जाए और उस इंटरव्यू के ज़रिए साबित किया जाए कि ये जो पूरी कत्ल की वारदात है ये एक मजहबी वजह से हुई है, जो इससे पहले पूरा बिल्ड किया गया था, एक मोमेंटम बनाया गया था। तो उसमें इस्तेमाल कौन हुआ? उसमें जो इस्तेमाल हुआ वो DPO गुजरात, क्योंकि अब तक की जो तहकीकात है उनके मुताबिक जो SHO ने बयान दिया है वो भी यही कह रहा है कि DPO गुजरात ने अपना मोबाइल फ़ोन SHO को दिया और SHO ने DPO के मोबाइल फ़ोन से ये वीडियो रिकॉर्डिंग की और बाकायदा उसको सवालात बताए गए कि ये वाली चीज़ें पूछनी है, इस तरीके से पूछनी है और ये सवालात इसके सामने रखने हैं और ये मतलूबा मवाद है जो हमें चाहिए। तो DPO के मोबाइल के अंदर वो वीडियो रिकॉर्ड की गई। मेरी इतला के मुताबिक DPO की उसका जो मोबाइल था उसमें ये वीडियो एक मरतबा रिकॉर्ड नहीं हुई, उसमें ये वीडियो 2-3 मरतबा रिकॉर्ड हुई है और जब तक कि मतलूबा वीडियो मैसर नहीं आ गई, वो पूरा हिस्सा मिल नहीं गया जो काम का था, तब तक वो वीडियो रिकॉर्ड की गई है। जब DPO के मोबाइल में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई तो ये रिकॉर्ड किसी और के पास था ही नहीं, DPO के पास वापस पहुंच गया। वहाँ से DPO ने ये वीडियो किसी को भेजी। अब वो कौन था जिसको DPO ने ये वीडियो भेजी और उसने ये वीडियो फिर चंद सहाफ़ियों को भेजी फौरी तौर पे। 6:01 पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे ये वीडियोज़ 1-1 मिनट के वक्फे से मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने ट्विटर के ऊपर अपलोड कर दी और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान टेलीविज़न ने, समा ने, जियो TV ने, जो पहले से लगता है तैयार बैठे थे, उन्होंने इस वीडियो को अपलोड करना शुरू कर दिया। अब ये सारी कहानी जाती है DPO गुजरात के पास। DPO गुजरात से वो मोबाइल फ़ोन लेकर अगर उसका फोरेंसिक किया जाता तो फ़ौरन पता चलता कि DPO गुजरात उससे पहले किससे राब्ते में थे और उन्होंने अपने मोबाइल से जब ये वीडियो बनाई तो ये वीडियो उन्होंने किसको भेजी। फिर जिसको भेजी उससे इंक्वायरी की जाती, फिर वो बताते कि जनाब अपना मोबाइल देते, पता चलता कि उन्होंने किसको भेजी। तो इस तरह ये सारा पोल खुल जाता कि एक्चुअली इस गेम के पीछे असल आदमी कौन है और असल साजिश किसने की है। इमरान खान साहब ने तो एक मेजर जनरल का नाम लिया और एक वज़ीर दाखिला का और एक वज़ीर आज़म का लिया, तो वो इमरान खान साहब की अपनी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर ये चेन चलती ना, DPO ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया, आप अंदाज़ा करें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कुछ नहीं बिगाड़ सकी एक DPO का जिसने शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। तो मैं नहीं आ रहा तफ्तीश में, ये फवाद चौधरी ने बताया, जाओ जो होता है कर लो, नहीं आ रहा तफ्तीश में। भाई इतना तगड़ा तो एक DPO नहीं होता जब तक कि उसके ऊपर बहुत ताकतवर का हाथ ना हो। इतना ताकतवर तो कोई कभी नहीं। मैंने फैसल बाडा को यहाँ पे डींगे मारते हुए देखा है पाकिस्तान में। जब हाथ होता है ना किसी के ऊपर तो फिर कोई डींगे मार लेता है। मैंने और बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसे उछलते और छलांगे मारते हुए देखा है जिनका दिलेरी से या बहादुरी से दूर तक का कोई ताल्लुक़ नहीं था,
लेकिन मैंने देखा है कि वो किसी के बलबूते पे उछल रहे थे। तो इस तरह वो जो डीपीओ है उसने कहा जी मैं देता ही नहीं, मैं आता ही नहीं, शामिल तफ्तीश नहीं हुआ वो। उन्होंने कहा जी मोबाइल फ़ोन तो दे दें, फोरेंसिक करना, तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं देता। आईजी पंजाब से रब्ता किया गया, जनाब मोबाइल फ़ोन लै दियो था। उसके मोबाइल फ़ोन में पता चलता है कि इमरान खान का कातिल कौन है, वो कौन था जो वीडियोस बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। आईजी ने कहा जी मैं नहीं ले सकता, और आईजी उसको शामिल तफ्तीश भी नहीं करवा पाया। अब आपको कहानी पूरी समझ आ रही है कि कौन और कितनी ताकतवर जगह से कंट्रोल कर रहा था कि आईजी के भी पर जलते थे वहाँ पे। अब अगली बात पे आ जाए। इसके बाद ये जो बयान था इसको नाकाफ़ी समझा गया। फरमाइश आई कि एक और ज़रा डिटेल तफसील के साथ एक और बयान निकाल जाए। ये जो नवीद नमी मुलजिम है इसका एक और बयान निकालें। तो वो उस वक्त सीटीडी की कस्टडी में चला गया था, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट उसकी कस्टडी में चला गया था। वहाँ पे उसकी दूसरी वीडियो आईजी के मना करने के बावजूद, वज़ीर आला के मना करने के बावजूद, कोई इतना ताकतवर था जो वज़ीर आला से और आईजी से भी तगड़ा था, दोबारा वीडियो निकल गई। अब वो जो दोबारा वीडियो रिकॉर्ड हुई उसके लिए फिर ये जीआईटी वालों ने रब्ता किया कि जनाब हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज आपके दफ्तर में सारी लगी हुई है, ये ज़रा सीसीटीवी फुटेज हमें फ़राहम कर दें ताकि हम देख के पता कर लें कि कौन कौन साहिबान वहाँ पे आए थे और किसने ये रिकॉर्डिंग की थी इस मुलजिम की, ताकि हम अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएं। तो सीटीडी ने कहा कि दौड़ जाओ, कोई नहीं है। सीटीडी ने वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज है वो देने से इनकार कर दिया, सवालों के जवाब भी देने से इनकार कर दिया और तफ्तीश के अंदर ताउन भी फराहम नहीं किया। बल्कि बाद में सीटीडी ने यह किया कि रंग रोगन वाले बुलाए और अपना वो ऑफिस जहाँ पे उसका इंटरव्यू किया था उसको अच्छी तरह रंग रोगन करके उसका उलिया बदल दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, लेकिन बांस भी यहीं पे और बांसुरी भी यहीं पे और सारा कुछ बजेगा भी। वक्त आ जाएगा पब्लिक बताएगी कि वो कौन था जो ये सारा कुछ कर रहा था, क्योंकि इस रीजन के एक बड़े लीडर को मारने की कोशिश की गई है। ये मजाक नहीं है, ये रोज़ ऐसा नहीं होता कि लोग एक आदमी पे इतना एतबार करें। 70 साल से यहाँ रजीम चेंज हो रहा पाकिस्तान में, निकले किसी के लिए अवाम इस तरीके से कि वो अपना बोरा बिस्तरा समेट के अपनी डायरी उठा के घर चला गया और पीछे से पूरा पाकिस्तान सड़कों में निकल आया। भुट्टो की दफ़ा नहीं हुआ, बेनज़ीर की दफ़ा नहीं हुआ, नवाज शरीफ की दफ़ा नहीं हुआ, गिलानी की दफ़ा नहीं हुआ, राजा परवेज़ अशरफ गया नहीं हुआ, नवाज शरीफ गया नहीं हुआ, हमजा शहबाज अभी निकला थोड़े दिन पहले नहीं हुआ, वो किसी की दफ़ा भी नहीं हुआ। ये एक ही आदमी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर, ये जो जितनी हमने देखी है 30 40 50 साल की, इसमें एक ही आदमी है जिसके लिए पब्लिक खुद बाहर निकल आई और लोगों ने अगर रोला डाल दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर निकल आए, हर शहर के अंदर निकल आए। तो ऐसे लीडर को कत्ल करने की कोशिश, साजिश, डीपीओ का मोबाइल याद रखिएगा और इस डीपीओ को भी याद रखिएगा। वक्त बदल जाता है, इंसान यहीं पे रहते हैं और ये सारे पुल एक दिन आएगा खुल जाएंगे। और इमरान खान साहब तो छोड़ने वाले हैं नहीं। आदम सवाती की आपने हिम्मत देख ली है ना, वो इमरान खान की वजह से है। तो फिर आप सोचिए कि इमरान खान की अपनी हिम्मत कहाँ तक होगी। अब आ जाए, इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे कत्ल करने के बाद जनरल बाजवा पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी लगाना चाहते थे। आपको याद है मैं आपको बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, टेंशन क्रिएट, वो एक्चुअली एक्सटेंशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। जनरल बाजवा इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना चाहते थे। जनरल बाजवा कहते हैं ना, मैं पहली दफ़ा एक्सटेंशन लेकर बहुत पछताया था। नहीं, बिल्कुल नहीं पछताए थे। डीएचए के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं हम जानते हैं जिन लोगों ने जश्न मनाए थे, मिठाइयाँ बांटी थी, लोगों के घरों तक मिठाइयाँ गई थी, सेलिब्रेशंस हुई थी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर, और फिर बड़े लोगों ने बड़ी मौजें की थी उससे पहले भी और उसके बाद भी। तो अब जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो ये कहते हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं चाह रहे थे, एक्चुअली वो चाह रहे थे और उनकी बात नहीं मानी गई। वो आखिर तक इस उम्मीद में थे कि इमरान खान साहब कोई नया एडवेंचर कर देंगे और उसका फ़ायदा जनरल बाजवा को हो जाएगा। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं किया, गोली लगने के बावजूद ऐसा नहीं किया, इमरान खान साहब को जब गोलियां लगी और वो बच गए, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत परेशान कुन बात थी। इमरान खान साहब ने कहा कि कत्ल करवाने के बाद इमरान खान साहब को जनरल बाजवा जो है वो पाकिस्तान में एमरजेंसी लगाने की कोशिश कर रहे थे, या इस बारे में वो सोच रहे थे। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। जनरल बाजवा के ऊपर डायरेक्टली इमरान खान साहब ने कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया है, डायरेक्टली, कि ये आदमी है जो मुझे कत्ल करना चाहता था। वो 3 नाम तो उन्होंने पहले लिए थे, अब ये चौथा नाम उन्होंने शामिल किया। उस वक्त अगर ये नाम इमरान खान साहब लेते तो पाकिस्तान के अंदर करमास मच जाता। हो सकता है उस वक्त इमरान खान साहब को आइडिया ना हो इतना, हो सकता है उसके बाद उनको चीज़ें क्लियर हुई हों, हो सकता है अब लोगों ने उनको बताया हो कि जनाब हम नहीं, वो कसूरवार है।
या हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें सामने आई हों, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर ये बड़ा संगीन नौयत का इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर आज के दिन में इमरान खान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। ये बहुत अहम है और इसको हवा में नहीं फेंका जा सकता। दूसरी जानिब PMLN का तो पट्टा ही अब बैठ जाएगा, मुझे आइडिया हो गया, जैसे उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी का बैठा दिया। मिफ्ता इस्माइल फट पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि डार साहब अपने अलावा किसी को PMLN के दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़जाना देख ही नहीं सकते। वो कहते हैं जी मुझे फौरी तौर पे वज़ीर ख़जाना बनाए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में जब PMLN ने अपने आप को अलग कर लिया था पीपल्स पार्टी की कैबिनेट से थे, तो फिर डार साहब इशारे कर रहे थे आंखों से गिलानी साहब को, और गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आप इन्हीं को दे दें हमारे वज़ीर ख़जाना के तौर पे, तो हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, और ये वो इस तरह वो कर रहे थे। तो डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनने का बहुत शौक़ है। आज इसके ऊपर गवाही दे दी है मिफ्ता इस्माइल ने। उन्होंने कहा 1.5-2 महीने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, मैं 170 का डॉलर कर दूंगा, 160 का डॉलर कर दूंगा, मैं पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इतना प्रोपेगेंडा करके मुझे गंदे तरीके से गंदा करके निकाला, और अब आके पाकिस्तान को मज़ीद बर्बाद कर दिया, इकॉनमी को पाकिस्तान की। अब डार साहब जो है उनको जवाब देने का वक्त आ गया है, और मिफ्ता इस्माइल साहब की जान छूट गई है, क्योंकि बहुत मुश्किल फ़ैसले करते करते वो खुद मुश्किल में फंस गए थे और पूरे पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया था। अच्छा, तमाचा मारा है जी पूरी की पूरी PMLN की सीनियर क़यादत के मुंह के ऊपर नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने। कैसे? बेचारों के जूते घिस गए काम करते करते। मैं किस किस का नाम लूँ? बेचारा ख्वाजा आसिफ, बाल सफ़ेद हो गए खिदमत करते करते नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की। ख्वाजा साद रफ़ीक MAO कॉलेज से लेकर आज तक एक पाँव पर खड़े होकर सियासत की, नवाज शरीफ की हर कॉल पे लब्बैक की, जेलें तक काटी, बड़ी बड़ी बेइज्जती उठाई, बड़ी बड़ी मारें खाई। ख्वाजा साद रफ़ीक और बहुत सारे लोग हैं। ढेर लगा बड़ा पूरे पाकिस्तान के अंदर, जगह जगह PMLN के लीडर्स, सीनियर, बड़ी बड़ी उम्रों के, और उन सबको, यानी वो देखें आप, क्या नाम है उनका, शाहिद खाकान अब्बासी, और बहुत सारे लीडर हैं। मैं किस किस का नाम लूँ और किसका नाम छोड़ूँ? बहरहाल बहुत सारे हैं, सबको शर्मिंदा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये देखें कि उन सबको छोड़ के अपना खून, अपनी बेटी मरियम नवाज़ को सीनियर नायब सदर बना दिया PMLN की। तो मैं PMLN के तमाम दोस्तों को एक बात कहना चाहता हूँ, और पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी मैं यही बात कहना चाहता हूँ। आसिफ अली जरदारी ने थोड़े दिन पहले गोद में एक बच्चा उठाया हुआ था, छोटा सा, बड़ा प्यारा सा, क्यूट सा बच्चा है, और वो आसिफ अली जरदारी का नवासा है। पीपल्स पार्टी वाले अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखें, आपने उसके लिए नारे लगाने हैं, और एक दिन उसके पीछे आपने खड़े होना, उस बच्चे के पीछे। अभी वो बच्चा पैम्पर पहनता है, बीच में पेशाब कर देता है, लेकिन आप सब ने उसके पीछे खड़े होना है। आप आज भी सियासत कर रहे हैं, कल उस बच्चे के पीछे भी आप खड़े होकर सियासत करेंगे। और जुनैद सफदर, कैप्टन सफदर का बेटा, मरियम का बेटा, ये भी आपका लीडर होगा, आपने कल को इसके लिए भी नारे लगाने हैं। तो आप ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार रखें। आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें सियासत में, आप जितने मर्ज़ी झटके खा लें, जितनी मर्ज़ी अपनी जूतियाँ चटका लें, जितने मर्ज़ी डंडे खा लें, जितनी मर्ज़ी जेलें आप बर्दाश्त कर लें, आपको हमेशा इन ख़ानदानों का ग़ुलाम रहना है। आपको ग़ुलामी मुबारक। और जो लोग इन पॉलिटिकल पार्टी से बाहर हैं, फ़िलहाल वो थोड़ी सी आज़ादी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पूरी आज़ादी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पाकिस्तान में नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी में बहुत सीनियर जय्यद उलमा इकराम है, वो ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि फजलुर रहमान साहब का बेटा एक दिन उन सब के ऊपर हुक्म चलाएगा, और उन सबको वो हुक्म मानना पड़ेगा। जय्यद उलमा इकराम को, जिन्होंने बहुत सारी इस्लाम की और दीन की खिदमत भी की हुई है, लेकिन उन सबको फजलुर रहमान के बेटे की बात माननी पड़ेगी। यही दस्तूर है इन मरूसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और इसी के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने अलम बगावत बुलंद किया था, और ज़्यादा जो क्राउड है इमरान खान के पीछे आता है वो इसी वजह से आता है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी को इलेक्शन हराया नहीं PTI ने, अभी मुल्तान में हराया ना, क्योंकि PTI कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मरूसियत जो है वो पनपती चली जाए और आगे बढ़ती चली जाए। एक ख़बर और है नाज़रीन, और ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने PMLN और PTI के लोगों को धमकाया है। अब ये एक ऐसा रीज़न है जिसमें इख्तलाफ पैदा हो सकता है पीपल्स पार्टी में और PMLN में, क्योंकि बिलावल ने अफ़गानिस्तान को लेकर, अफ़गान तालिबान को लेकर बड़े सख्त जुमले बोले हैं, और वो बिलावल समझते हैं कि TTP और अफ़गान तालिबान ये सब एक ही हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, और बहुत सारी जगहों पे ये एक, इनके साथ आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे भी हैं, बहुत सारी जगहों पे इनके आपस में इख्तलाफात हो भी सकते हैं, लेकिन ये दो अलग तंजीमें। लेकिन बिलावल ने इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने का और अमेरिकन पॉलिसी को
जारी रखने का और अमेरिकन के नुक्ता नज़र के मुताबिक आगे चलने का फ़ैसला किया और बड़े सख्त जुमले उन्होंने बोले हैं। और उसके बाद जो है वो जवाब भी आया दूसरी जानिब से, अफ़गानिस्तान से भी आया, टीटीपी की जानिब से भी आया और बाकायदा एक धमकी भी आई। दूसरी जानिब जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मशरूत तौर पे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं टीटीपी के साथ। अच्छा, मशरूत मुज़ाकरात की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती थी, लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी में और पीटीआई में और पीएमएलएन में ये एक इख्तलाफ मौजूद है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर पीएमएलएन और पीटीआई दोनों एक तरह सोचते हैं और पीपल्स पार्टी अलग तरह सोचती है। वो ये है कि पीएमएलएन का और पीटीआई का ये सोचना है कि मुज़ाकरात किए जाएं और ये लोग हथियार फेंक दें, जितने भी अस्करियत पसंद हैं वो अपने हथियार गिरा दें और हथियार डालने के बाद मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ और मुज़ाकरात के ज़रिए से पुरअमन तरीके से कौमी धारे का हिस्सा बन जाएँ और फिर इस तरह पाकिस्तान आगे बढ़ जाए। ये फार्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पीएमएलएन भी इसके बारे में बात कर रही है, राना सनाउल्लाह भी। लेकिन बिलावल का और पीपल्स पार्टी का जो फार्मूला है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो इनके खिलाफ एक फ़ैसला कुन लड़ाई की हमेशा बात करते हैं, हालांकि उनके अपने दौरे हुकूमत में एक दफ़ा मुज़ाकरात हो चुके हैं। लेकिन ये जो फ़ैसला है ये एक्चुअली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करती है कि लड़ना है या नहीं लड़ना। सियासतदानों ने तो बंदूकें उठा के नहीं लड़ना, जाके लड़ना तो फ़ौज ने है, पुलिस ने, एफसी ने, इदारों ने है या आवाम ने कुर्बानियाँ देनी है। सियासतदान तो अपने प्रोटोकॉल के साथ एंजॉय करते हैं, ज़्यादा ख़तरा हो पाकिस्तान से बाहर भी चले जाते हैं। लेकिन ये फ़ैसला तो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में इस जगह पे एक डिवाइड पैदा होगी और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान ये चीज़ एक रिफ्ट पैदा करती चली जाएगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।